हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 1 मार्च 2024 में जितने भी नियुक्ति हुई है प्लस साथ में स्टैटिक जीके का रिवीजन के साथ आज हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। और दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपकी तैयारी की दृष्टि से। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक बार जरूर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय माणिकराव खानविलकर को किया गया। अजय माणिकराव खानविलकर को किया गया है। और दोस्तों, चलिए लोकपाल के बारे में जानते हैं कि पूर्व न्यायाधीश M.K. खानविलकर को नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। लोकपाल के साथ 6 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। और नियुक्त किए गए 3 न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। इसके अतिरिक्त नियुक्त किए गए 3 अन्य सदस्य हैं अजय तिर्की, पंकज कुमार और सुशील चंद्रा। दोस्तों, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। पिनाकी चंद्र, आपसे पूछे कि भारत का पहला लोकपाल कौन बने थे, तो पिनाकी चंद्र घोष बने थे। ठीक है, अभी कौन है? तो बने हैं अजय माणिकराव खानविलकर को। चलिए, लोकपाल। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये संस्थान बिना किसी वैधानिक निकाय के हैं संवैधानिक स्थिति। वे एक लोकपाल का कार्य करते हैं और पूछताछ करते हैं कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और संबंधित मामलों के लिए। यानी जो भी सरकारी कर्मचारी होगा, अगर पदाधिकारी होगा, भ्रष्टाचार से लिप्त होगा, तो उसके कार्यकाल के बारे में पूछने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई है। लोकपाल और लोकायुक्त शब्द डॉक्टर M.L. सिंघवी के द्वारा गढ़ा गया था। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा निर्मित न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद शामिल होते हैं। ये सभी लोकपाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पॉइंट्स था, इसको जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़िएगा दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42वां है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 55 देशों में से 42वां है। 2023 में भी इसका स्थान 42वां था। इसमें आपका विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में टॉप 3 देश हैं। एक में अमेरिका है, दूसरा बाद यूनाइटेड किंगडम है और तीसरा फ्रांस है। और दोस्तों, जो भी इंडेक्स या सूचकांक जो होता है उसको कोई ना कोई जारी करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक देख लेते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 85वां है, 85। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 67वां। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में 93वां है, 93वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वां था। ठीक है, शीर्ष पर डेनमार्क है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 38वें स्थान पर था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ये दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है, 126वां है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 161वें स्थान पर है। और बहुत दिनों से नॉर्वे इस पर शीर्ष स्थान पर काबिज है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 38वें स्थान पर है। और दुनिया के सबसे अमीर शहर 2023 की सूची में न्यूयॉर्क रैंक 1 में है। मुंबई भारत का जो है वित्तीय राजधानी कहलाता है, 21वां स्थान पर है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है
36वें स्थान पर है और कोलकाता 63वें स्थान पर और हैदराबाद का स्थान 65वां है। विश्व के सर्वाधिक आपराधिक देशों की सूची में भारत 77वें स्थान पर है। शीर्ष पर वेनेजुएला देश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर लेगा। तो भारत कर लेगा 2035 तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2035 तक भारत एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में यह घोषणा किए थे और स्टेशन वैज्ञानिक प्रयोगों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुरक्षा प्रदान करेगा। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण अंतरिक्ष स्टेशन देख लेते हैं कि अंतरिक्ष में अस्थायी संरचना होती है जिसे अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाता है। अंतरिक्ष स्टेशन में जीने की सुविधा होती है जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। सोवियत संघ रूस ने 1971 में अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया था। अब तक कुल 11 अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शून्य भेदभाव दिवस भी प्रश्न है दोस्तों। शून्य भेदभाव दिवस यह 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक दिवस है। इसका 2024 में थीम रखा गया है टू प्रोटेक्ट एवरीवन हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन राइट्स। सबका अधिकार और सबके स्वास्थ्य का रक्षा करना है। और शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक चिन्ह एक तितली है। शून्य भेदभाव जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो होता है इसका प्रतीक चिन्ह जो है एक तितली है, बटरफ्लाई है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए कुछ फरवरी माह का दिवस देख लेते हैं और कुछ विषय वस्तु भी देख लेते हैं दोस्तों। तो 1 फरवरी को विश्व लागत गार्ड्स दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को VVI प्रश्न है दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसका अब की बार थीम रखा गया था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। हम सत्ता में उन लोगों को चुनौती देते हैं, हम सत्ता में उन लोगों को चुनौती देते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और इसका जो थीम रखा गया था दालें, पौष्टिक मिट्टी और लीग रखा गया था। और दोस्तों भारत में दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य करता है, मध्य प्रदेश राज्य करता है, याद रखिएगा दोस्तों। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, जिसका थीम अब की बार 2024 में रेडियो एक सदी जानकारीपूर्ण मनोरंजन और शिक्षित इसका थीम रखा गया था। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। 15 फरवरी को इंटर बचपन का कैंसर दिवस मनाते हैं। 15 फरवरी को विश्व नृविज्ञान दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को विश्व नृविज्ञान दिवस मनाया जाता है। 17 फरवरी को विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, यानी इसका थीम रखा गया था अंतराल को पटना गठबंधन बनाना। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। बहुभाषी शिक्षा अंतर जनपदीय शिक्षा का एक स्तंभ है। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाते हैं। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अब की बार 2024 में इसका थीम विकासशील भारत के लिए स्वदेशी तकनीक रखा गया था। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया। बायो एशिया का 21वां संस्करण यह इसका सही उत्तर हैदराबाद में किया गया है। और बायो एशिया 2024 एशिया का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन का विज्ञान सम्मेलन है जो हैदराबाद में हो रहा है। और विश्व इसका विषय रखा गया था डेटा और एआई संभावनाओं को फिर से परिभाषित करना। और इसका कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में। और बायोटेक और बायोफार्मा कंपनियां भी कॉन्क्लेव में भाग ले रहे हैं। चलिए कुछ और जो कॉन्फ्रेंस
से हुआ है उसका देख लेते हैं। भारत टेक्स 2024 नई दिल्ली में हुआ है। रायसीना संवाद ये भी नई दिल्ली में ही हुआ है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्तर पर राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में हुआ है। डोपिंग रोधी सम्मेलन 2024 यह नई दिल्ली में हुआ है। आतंकवाद का मुकाबला 2024 पर पहली बार यूरोपीय संघ भारत गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ में हुआ है, पर्थ। और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 यह ब्राजील में हुआ है। चलिए कुछ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी शुरुआत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में किए हैं, तमिलनाडु में किए हैं। और पीएम मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। और थूथुकुडी में देश की पहली हाइड्रोजन इंजन से चलने वाली फेरी शुरू की गई है और यह फेरी काशी की गंगा नदी में चलेगी। चलिए तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई है, वहाँ के अभी मुख्यमंत्री डीएमके पार्टी से है, एमके स्टालिन है। राज्यपाल है आरएन रवि। प्रमुख त्यौहार है पोंगल, थिरुवैयारू महोत्सव, थाई पुसुम, जलीकट्टू। पोंगल के अवसर पर बनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय खेल है। और सबसे अधिक रामसर साइट्स 16 रामसर साइट हो गया, 14 था बढ़ गया है, तमिलनाडु में है। और छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। और तमिल सुपर स्टार विजय ने 2 फरवरी 2024 को तमिलनाडु और पुडुचेरी में तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवी के राजनीतिक दल की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटेन के राजा द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो यह बनेंगे भारती मित्तल बनेंगे, भारती मित्तल। और ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय श्री सुनील भारती मित्तल बनेंगे और जो भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में होगा। और इसका उद्घाटन 1 मार्च को उज्जैन के जंतर मंतर पर वैदिक घड़ी का उद्घाटन पीएम मोदी किए। और घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति और भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम प्रदर्शित करती है। और इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देना है। चलिए देख लेते हैं 2024 में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश भारत बना। जाति गणना करने वाला पहला राज्य बिहार बना। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद। जाति गणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की गई, या कौन किया? तो असम राज्य किया। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल नाम आरोग्य मैत्री क्यूब रखा गया। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बनी। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 नाम रखा गया। CISF की पहली महिला महानिदेशक नीना सी बनी। और दुनिया का पहला मीथेन ईंधन रॉकेट लॉन्च किया गया, चीन में किया गया। यह 2024 में पहली बार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया मिशन उत्कर्ष निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? मिशन उत्कर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनीमिया। और एनीमिया जानते हैं दोस्तों खून की कमी से होता है। आयुष मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय ने मिशन उत्कर्ष के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। मिशन उत्कर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोर लड़कियों में एनीमिया को कम करना है। और अभी आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून को निरस्त कर दिया है? तो किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले कानून को निरस्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले विश्व प्रथम कानून को निरस्त कर रहा है। कानून 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए लोगों को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है।
और नियमों का उद्देश्य है स्मोक्ड तंबाकू उत्पादों में निकोटीन सामग्री को कम करना और तंबाकू खुदरा विक्रेताओं की संख्या को 90% से अधिक कम करना है। चलिए न्यूजीलैंड देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वहाँ के सम्राट है चार्ल्स द्वितीय, प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। और फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था, जिसके विजेता स्पेन बना। नेक्स्ट है कि विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा भारत के लिए नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा भारत के नए सीईओ के रूप में यह शामिल किया गया है सचिन जैन को शामिल किया गया है। और विश्व स्वर्ण परिषद भारत ने डी बियर्स के सचिन जैन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और जैन अगले महीने नई भूमिका निभाएंगे। चलिए कुछ देखते हैं, कुछ नए हालिया नियुक्तियां हुआ है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हुए हैं। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को बनाया गया है। वहीं पर भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक को बनाया गया है। अदानी पोर्ट्स के सीईओ बने हैं अश्विनी गुप्ता। अदानी पोर्ट्स के सीईओ कौन बने हैं? अश्विनी गुप्ता बने हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला बनी है। रेलवे बोर्ड की सचिव अरुणा नायर को बनाया गया है। रेलवे बोर्ड की सचिव अरुणा नायर को नियुक्त किया गया है। और भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ रघुराम अय्यर को किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका PDF भी आप लोग को